सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। ईरान के ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जॉन हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि जो मुज़ाकरात थे, इस हवाले से भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबरें आ रही हैं कि बड़े खुशाइंद मुज़ाकरात जो हैं वो रहे हैं, और अब दूसरा दौर जो है, अब लेट्स सी उसमें क्या बड़ी पेशरफ जो है वो सामने आती है। लेकिन एक तरफ जंगी इशारों की भी खबरें सामने आ रही हैं कि अमरीकी वफ्द की भी हमने देखा कि F-35 के साथ तस्वीर सामने आई। फिर ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी भी जंगी जहाज़ में मौजूदगी के हवाले से भी खबरें सामने आई। तो ये जंगी जो इशारे आ रहे हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस बारे में बताइएगा, और मुज़ाकरात के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुज़ाकरात ऑल्दो दोनों पार्टीज कह रही हैं कि पॉजिटिव रहे हैं। आई थिंक ये मुज़ाकरात को डिस्कस करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे, तो नेगोशिएशंस चल रही हैं इस वक्त, अगर आप बात करें, क्योंकि फ्रेमवर्क के ऊपर कोई बेसिक अग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जहां तक मेरी इत्तला है। और दोनों पार्टीज ने अपनी जो डिमांड्स हैं वो कन्वे कर दी हैं। साथ साथ जो पोस्चरिंग आ रही है ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से बल्कि ईरान की भी तरफ से, जो उनकी डिफेंसिव एक्टिविटीज और जो खुरम शहर बैलिस्टिक मिसाइल आपने देखा कि उन्होंने इस मौके के ऊपर रिलीज किया, और आपने देखा कि अभी भी ईरान सिग्नलिंग दे रहा है कि कोई अटैक अगर अमेरिका की तरफ से होता है तो उसका जवाब ईरान देगा। तो एक सॉर्ट ऑफ मिसट्रस्ट है और ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही है ये मुल्क के। अमेरिका ने पिछली दफा जिस तरीके से 2018 में JCPOA एग्रीमेंट से विड्रॉ किया, और बाद में 12 दिन की जंग में जब शुरू में निगोशिएशंस की बात करते हुए इनके ऊपर हमला हो गया, तो ईरान तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा अमेरिका की किसी बात पे। बट बहरहाल ये अच्छी बात है कि अमेरिका ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। शुरू में रिपोर्ट्स आ रही थी कि अमेरिका ने ईरान को मना कर दिया है वेन्यू चेंज करने से, और बोला है दिस इज इट एंड टेक इट और लीव इट। लेकिन वो बहरहाल आए और उन्होंने बात की। तो मेरी नज़र में कोई ऑप्शन नहीं बचा अमेरिका के पास सिवाय इसके कि वो आके अपनी डिमांड्स में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, क्योंकि बैडी बेड़ा वो ले आए हैं और काफी दिनों से वो ओमान के पीछे खड़ा हुआ है, और एक महीने से तकरीबन ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। तो अमेरिका इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। उनको वापस मुड़ना भी उनके लिए जो है वो खतरनाक है, और आगे नेगोशिएशन में वो अपनी डिमांड मीट करवा नहीं पा रहे। तो देयर इज नो सोल्यूशन। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, और बैलिस्टिक मिसाइल के जिस तरह से इन्होंने कामयाब तजर्बे भी किए हैं, तो इससे भी अमेरिका और इसराइल खौफजदा है? और जो अभी मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प की और नेतन्याहू की, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें ईरानी मिसाइल भी डिस्कस होंगे और इनसे निपटने के लिए शायद ऐलान जंग भी हो जाए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और नेतन्याहू का आपने पॉइंट आउट किया। 18 फरवरी को नेतन्याहू जो अमेरिका में जा रहा है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल नो डाउट डेटरेंस क्रिएट किया हुआ है इस वक्त पूरी सिचुएशन में, और इसी वजह से अभी तक अटैक अमेरिका ने नहीं किया है, क्योंकि उनको खतरा है कि इतना सिवियर रिस्पांस आ जाएगा ईरान की तरफ से। क्योंकि वी ऑल नो, हमें सबको पता है कि अमेरिका को अगर कोई चीज करनी होती है तो वो बहाने तो यूज करता है ह्यूमन राइट्स के और दूसरी चीजों के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो काम करना होता है विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी ऑफ द रीजनल पार्टनर्स, वो काम कर लेता है। तो बिल्कुल ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वही चीज है जिसने रोक के रखा हुआ है अमेरिकन अटैक्स को। नेतन्याहू जो जा रहा है 18 तारीख को, उसका बड़ा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो मुझे लगता है कि होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 10 दिन बाद 18 फरवरी को आप देखेंगे ईरान के अंदर दोबारा प्रोटेस्ट की आवाजें उठेंगी, और दोबारा बताया जाएगा कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हो सकता है मैं आपसे उस वक्त भी बात कर रहा हूँ, लेकिन नेतन्याहू। अगला सवाल मैं आपसे यही पूछने जा रहा था कि बाजार बुजुर्ग के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ के कुछ ताजर जो हैं वो शहीद होने वालों ताजरों की याद में इकट्ठ करना चाहते हैं, तो क्या शर्पसंद तो अभी भी ईरान में मौजूद हैं, और वो इंडियन एजेंट हों या इसराइली एजेंट हों, वो तो अभी वहाँ पे मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस सूरत हाल को एक दफ़ा फिर प्रोवोक किया जा सकता है इसराइल और अमेरिका की तरफ से? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोवोक किया जा सकता है, और मेरे ख्याल में प्रोवोक किया जाएगा, और दोबारा यहाँ पे प्रोटेस्ट होंगे। और ताजरों की जो सेंट्रल कमेटी है उन्होंने तो कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन बहरहाल प्लानिंग हुई भी है यहाँ पे कि प्रोटेस्ट दोबारा स्टार्ट किए जाएंगे उस वक्त जब नेतन्याहू ट्रम्प के साथ होगा। और मुझे लगता है कि ये आखिरी एक दफा और जो गलत फहमियां ट्रम्प साहब को नेतन्याहू पहना रहे हैं, वो एक दफा और टेस्ट किया जाएगा।
और साथ ही साथ देखा जाएगा कि अगर इतना रिस्पांस आता है तो शायद अमेरिका किसी मिलिट्री ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले, लेकिन उसमें भी देखना पड़ेगा कि कितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन में, जॉन हुसैन ये रिस्पांस बताइएगा, को डील हमने करने देखा के लिए। जब पहले एहतजाज हुए वो भी काफी लंबे अरसे तक जारी रहे और फिर जाहिर उससे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। अब दोबारा से जो एक नए एहतजाज की लहर आ रही है, क्या समझते हैं इसके क्या मुमकिन नताइज आगे जाके फेस करने पड़ सकते हैं? और सदर ट्रंप का जो एक रिजीम चेंज रेटरिक है वो क्या आने वाले टाइम में मुमकिन हो सकता है? देखिए, रिजीम चेंज तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। रिजीम चेंज ईरान के अंदर बहुत बिल्कुल ही नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि इन्होंने हर चीज ट्राई कर ली है। अगर हम रैशनली इस चीज को एवेल्युएट करें, लीडरशिप को इन्होंने 12 दिन की जंग में खत्म किया, उससे कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाई, उससे बिल्कुल प्रोटेस्ट तो हुए, लोगों को परेशानी जरूर हुई, लेकिन इस हद तक नहीं मूव किया गया कि रिजीम चेंज कोट अनकोट हो सके यहाँ पे। इनफैक्ट जो सेंटिमेंट्स हैं अमेरिका के खिलाफ वो आहिस्ता आहिस्ता आवाम के अंदर और ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इसको एज एक्ट ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस और एज एन एक्ट ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट देख रहे हैं आवाम के ऊपर। तो रिजीम चेंज का तो सवाल पैदा नहीं होता। अगर वो ग्राउंड पे भी आ जाए, बूट्स ऑन ग्राउंड भी हो जाए, तो भी आई डोंट थिंक कि किसी भी तरीके से अमेरिका सक्सेसफुल होगा इस वेंचर के अंदर, क्योंकि ईरान की हिस्ट्री रही है जंगों में। जी जॉन हुसैन साहब, आपने अभी ईरानी अवाम का जिक्र किया, क्योंकि सारा दिन सड़कों पे घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाज़ारों में जाते हैं। ईरानी कौम जो है बहसीयत कौम, उसकी पल्स इस वक्त क्या है? एक जर्नलिस्ट की नज़र से आप क्या समझते हैं कि ईरान का एक आम शख्स, एक आम शहरी अमेरिका के साथ जंग के हवाले से क्या सोचता है, उसमें क्या एनर्जी है? देखिए, ईरान की आवाम बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक है, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। 3,500 साल की इनकी डोमेस्टिक हिस्ट्री है, एक सिविलाइजेशन है। और आवाम को यही, जो मैं देखता हूं आवाम के अंदर यही सेंटिमेंट है कि हम इतने सालों से हमने बात करने की कोशिश की अमेरिका के साथ, और सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका ने जो है वो बैकस्टैप किया अकॉर्डिंग टू द ईरानियंस। तो ईरानी आवाम जो है वो बिल्कुल भी अब सपोर्ट में नहीं रही है अमेरिका के किसी भी सेंटिमेंट के अंदर। इनफैक्ट जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो भी सपोर्ट में आ जाती हैं फॉर द गवर्नमेंट, और जो चाह भी रहा होता है कि चीजें चेंज हो, वो साइड पे हो जाता है, क्योंकि अमेरिका को जाहिर सी बात है उन्होंने टेस्ट करके देख लिया है। तो अवाम यहाँ पे जंगें देख चुकी है, यहाँ पे शहादतें लोगों ने दी हैं, और उन शहादतों को ये सेलिब्रेट करते हैं। आप अगर तेहरान की रोडों पे जाएं तो आपको बड़े बड़े म्यूरल्स नजर आएंगे जो लोगों ने खुद पेंट किए हैं शहीदों के लिए। आपको नजर आएगा कि कब्रिस्तानों में लोग रोजाना बैठ के शहीदों को याद करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। तो आई डोंट थिंक के सेंटिमेंट उस तरीके का है कि कोई भी अग्रेशन को बर्दाश्त किया जाएगा ईरानी अवाम की तरफ से। अच्छा, ये भी बताइएगा जॉन हुसैन, जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं माहौल चाहता था वेनेजुएला जैसा ईरान में भी बनाना, लेकिन वो अब उस तरह से मुमकिन नहीं हो सका। हमने मुज़ाकरात में बड़ा उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखी है, यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से भी उन्होंने ईरान के मौक़िफ़ को अंडरस्टैंड किया है, फिर मिज़ाइलों के हवाले से बात नहीं की। ये बड़ा अहम पॉइंट है। तो फिर इसका मतलब है कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं खौफजदा और प्रेशर में है कि जंग की तरफ ना जाया जा सके, क्योंकि नुकसान तो फिर दोनों तरफ होगा। बिल्कुल आपने सही बात की। अमेरिका को तासुर ये दिया गया था नेतन्याहू की तरफ से कि आप जरा अपनी फोर्सेस भेजें और ईरान प्रेशर में आके सबमिट कर देगा। अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट प्ले आउट वेल। ईरान ने नेवल अपनी ड्रिल स्टार्ट कर दी, साथ ही साथ ओमान के पीछे खड़ा कर दिया उन्होंने अपना बेड़ी बेड़ा, और बातें करना शुरू कर दी। जबकि आईआरजीसी को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, और फिर भी उनको कहा कि प्लीज आप नेवल ड्रिल्स कर रहे हैं तो प्रोफेशनली कंडक्ट करें। तो बातें इसमें काफी हुई हैं, बोला ज्यादा गया है, लेकिन अमेरिका इस वक्त शदीद प्रेशर के अंदर है। और ट्रंप साहब को जो गलत फहमियां दिलाई गई हैं इसराइल की तरफ से, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वो रियलाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से फंसाया जा रहा है अमेरिका को उस जंग में जिस जंग में उनको नहीं जाना। तो फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इनको या तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा या तो खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा, और खाली हाथ ही वापस जा नहीं सकते या जाना नहीं चाहते। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने होम्स में रूस और चीन के साथ मिल के मशकें की गई, और एटमी प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो तो इतनी है कि खुद अमेरिका के जो माहिरीन है वो कहते हैं कि ईरान अगर चाहे तो 10 एटम बम बना सकता है। तो कहीं ना कहीं तो ये अमेरिका के अंदर भी खौफ मौजूद है, इसराइल के यहाँ भी, कि कहीं ईरान ने बना ही ना लिया हो। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि वो इतना क्यों इस हवाले से ईरान पे एतबार नहीं करते? देखिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका को मुझे लगता है कि पता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। 1995 से नेतन्याहू कहता हुआ आ रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाना होता तो काफी टाइम पहले ईरान बना चुका होता। ये सारे एक्सक्यूजेस, बहाने, न्यूक्लियर वेपन्स और प्रोटेस्टर्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये सारे बहाने सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए हैं,
और वो मकसद है कोट अनकोट रेजिम चेंज, कि किसी तरीके से ईरान के अंदर जो इस्लामी निज़ाम है उसको खत्म किया जाए, टेबल्स को टर्न किया जाए और अमेरिका फ्रेंडली या इसराइल फ्रेंडली हुकूमत यहाँ पे प्लेस की जाए, या इनफैक्ट अगर ना प्लेस हो तो ईरान को लिबिया की तरह रखा जाए एनआरकी के अंदर, या इसको बाल्कनाइज किया जाए किसी तरीके से। तो आई थिंक कि ये सब न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली बातें भी अमेरिका समझता है। एट द सेम टाइम ईरान तो कंप्लाई कर रहा है, आईएईए की कंप्लायंस रही है ईरान के साथ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है ईरान। तो ईरान का सबको पता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। अगर आप उनकी इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स भी देखें, डिफेंस इंटेलिजेंस असेसमेंट्स देखें, सीआईए की असेसमेंट्स देखें, तो आई डोंट थिंक कि अमेरिका इस बात को जो है वो सीरियसली लेता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। आई थिंक वो एक कवर है फॉर कोट अनकोट रेजिम चेंज। अच्छा जॉन हुसैन, ये भी बताइएगा, हमने देखा कि जिस तरह से अमेरिका ने तैयारियां की, मशरक़ वस्ता में फ़ौजें भी पहुंचा दी, जंगी बेड़े भी पहुंचा दिए, फिर सदर ट्रंप की जानिब से धमकियां भी सामने आई, फिर अब मुज़ाकरात की टेबल पर भी बैठ गए हैं, तो अमेरिका जिस तरह से बैकफुट पर गया है, क्या आप समझते हैं कि इसमें खलीजी ममालिक, खलीजी रियासतों का भी किरदार है? उन्होंने भी कहीं ना कहीं अमेरिका को समझाया है और अमेरिका बैकफुट पर गया है? जी देखिए, अमेरिका कभी भी रीजनल पार्टनर्स, बिल्कुल सही बात है कि रीजनल पार्टनर्स ने इसके अंदर रोल प्ले किया है, उन्होंने प्रेशराइज किया है, बट आई थिंक प्राइमरीली जो रीजन है उनके अमेरिका के पीछे हटने का, वो इटसेल्फ ईरान की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है उससे लिंक्ड है। अगर ईरान के पास मिसाइल्स ना होते, अगर ईरान के पास कोई प्रोग्राम ना होता जिसके थ्रू वो अपने आप को डिफेंड कर सके, तो यहाँ पे आपको नजर आता कि जो मुल्क हैं जो ईरान को, जाहिर है जो गल्फ स्टेट्स हैं वो भी इतना खुल के ईरान के सपोर्ट में बाहर नहीं आते, बल्कि इस दफा ईरान ने चूंकि बोल दिया है कि आपके ऊपर हम अटैक करेंगे और तैयारी के साथ ईरान बैठा हुआ है, तो आई थिंक ये स्टेट्स जो है वो मोबिलाइज हुए हैं किसी भी रीजनल टेंशन को अवॉइड करने के लिए। एंड आई थिंक रीजनल टेंशन को अवॉइड करने के लिए मामला जो हैं वो कहीं सेटल डाउन होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे।